22 अप्रैल 2025 ये उन तारीखों में से एक है जिसे भारत के लोग ना तो कभी भूल सकते हैं ना ही कभी माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के हैविली आर्म्ड आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान ली थी और इस हमले की जिम्मेदारी ली थी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर की प्रॉक्सी TRF ने। हालांकि इस हमले को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये तो जानती थी कि भारत इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन शायद उन्हें और उनके साथ साथ पूरी दुनिया को भी इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार भारत का जवाब केवल LOC या POK के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि वो रावलपिंडी और सरगोदा जैसे पाकिस्तान के हाईली सेंसिटिव डिफेंस एरियाज तक भी पहुंचेगा। और बस फिर क्या था, पहलगाम हमले के ठीक 2 सप्ताह बाद भारत ने एक ऐसी कार्रवाई करी जिसमें सिर्फ 4 दिन और टू बी प्रिसाइज जस्ट 88 आवर्स में भारत की फोर्सेस ने सो कॉल्ड न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के उन 4 दिन के बारे में जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने भारत की ताकत की झलक देखी थी। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये 4 दिन भारत के दुश्मन के लिए कयामत वाले दिन की तरह थे। तो बढ़ते हैं आज के इस खास एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। बाईस अप्रैल 2025 से लेकर 7 मई 2025 की सुबह तक ये जो 15 दिन का समय होता है, तो इस समय में भारत खाली नहीं बैठता है। इस दौरान भी भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे नॉन मिलिट्री एक्शंस लिए जाते हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना और इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी के माध्यम से पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को एक्सपोज करना। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद से अगले 15 दिन तक भारत पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक डंडा करने से लेकर उसके लिए एक प्रॉपर मिलिट्री एक्शन प्लान करता है। और इस दौरान टारगेट्स लॉक किए जाते हैं, वेपन्स डिसाइड होते हैं और फिर समय आता है 7 मई 2025 का समय सुबह के 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में। और ये था पाकिस्तान के लिए रैथ ऑफ गॉड वाला मूवमेंट। भारत के टारगेट में होते हैं जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 मेजर आतंकी कैंप्स, जिन पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से स्ट्राइक करती है। और इन 9 आतंकी कैंप में से 2 कैंप्स पाकिस्तान के बहुत ही डीप टेरिटरी में होते हैं, जैसे कि बहावलपुर में स्थित जैश का हेडक्वार्टर मरकज़ सुबहान अल्लाह और मुरीदके में स्थित लश्कर का हेडक्वार्टर मरकज़ तैयबा। जो बहावलपुर वाला कैंप होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर अंदर होता है, और जबकि मुरीदके भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर अंदर। और पाकिस्तान की डीप टेरिटरी में मौजूद इन कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स की स्कैल्प मिसाइल्स और हैमर वेपन्स का इस्तेमाल करके। बिल्कुल सटीक कार्रवाई। और वहीं जो बाकी के 7 कैंप्स होते हैं, जो कि सियालकोट, बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से स्थित होते हैं, तो इनको टारगेट करती है भारतीय सेना अपने M982X कैलिबर राउंड्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल करके। और इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट होने में समय लगता है केवल 23 से 25 मिनट, और इसमें करीब 100 से अधिक आतंकियों को होरिफाइड किया जाता है। और फिर 7 मई की ही सुबह 1:44 पर भारत ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके कंफर्म करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट किया है और 9 टारगेट्स हिट किए गए। और भारत ये भी कंफर्म करता है कि इसमें किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया गया है और ना ही कोई सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये केवल और केवल आतंकी कैंप्स पर की गई एक बेहद ही सटीक स्ट्राइक थी, जो कि भारत के पहलगाम में 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान ली गई उसका एक बदला था। और ये वो मूवमेंट था जहाँ पे अगर पाकिस्तान चाहता तो वो उस अगले 3 दिन के कहर से बच सकता था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं कर रखी होगी। और जैसा कि पाकिस्तान का मैप है और कहा भी जाता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, तो पाकिस्तान की हरकत भी बिल्कुल वैसी ही है। पाकिस्तान नहीं मानता है और वो डिसाइड करता है भारत पर जवाबी कार्रवाई करने का। और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की शुरुआत होती है LOC के मल्टीपल सेक्टर्स जैसे कि पुंछ, मिंधर, राजौरी, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, तो यहाँ पर हैवी शेलिंग के साथ, और जिसमें पाकिस्तान अपने मोटार्स और हैवी कैलिबर के आर्टिलरी राउंड्स की मदद से LOC के पार भारत के क्षेत्र में स्थित स्कूल को टारगेट करता है। और पाकिस्तान की इसी जवाबी कार्रवाई में गुरुद्वारा और ऐसी अन्य रिलीजियस साइट्स पे हिट होती हैं। जहाँ एक तरफ पहलगाम की जवाबी कार्रवाई के तहत भारत जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है, उसे पाकिस्तान की तरफ एक भी सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बदले जो जवाबी कार्रवाई करता है उसमें हमारी तरफ कुछ सिविलियंस की जान जाती है और कई सारे घायल भी होते हैं। यानी कि 7 मई का दिन समाप्त होता है एक ऐसे पैटर्न के साथ कि भारत का फर्स्ट मूव था सीमा पार मौजूद आतंकी फैसिलिटीज़ को टारगेट करना, लेकिन पाकिस्तान का अर्ली काउंटर मूव था स्कूल्स, रिलीजियस साइट्स और गाँवों को टारगेट करना। और भारत पहले स्पष्ट कर चुका था कि अगर पाकिस्तान ने हमारे तरफ कोई जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास किया तो
तो हम उसका जवाब बराबर से देंगे। तो फिर शुरुआत होती है 8 मई की और पाकिस्तान चाइनीज़ और टर्किश ओरिजिन के ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अब भारत की मल्टीपल मिलिट्री पोजीशंस को टारगेट करने का प्रयास करता है। और पाकिस्तान का एस्केलेशन अब आर्टिलरी से लॉन्ग रेंज के अटैक्स में बदल चुका था, जिसमें पाकिस्तान नॉर्दर्न और वेस्टर्न थिएटर पर भारत के दर्जन भर टारगेट्स के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड ड्रोन्स और रॉकेट से स्ट्राइक करता है। और पाकिस्तान के निशाने में होते हैं श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भटिंडा, भुज, तो ऐसे महत्वपूर्ण एयरबेस और सिटीज़। हालांकि पाकिस्तान के वेपन्स का एम में होते हैं भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करके जो उनका मलबा गिरता है वो सिविलियन एरियाज पर भी गिरता है। लेकिन पाकिस्तान के इस ड्रोन और रॉकेट अटैक को भारत का एक लेयर्ड एयर डिफेंस और काउंटर ड्रोन ग्रिड बेहद सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करता है। यानी कि बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान की जो पहली वेव थी उसे भारत ने बहुत ही सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया बिना किसी बड़े नुकसान के। और फिर जवाबी कार्रवाई के तौर पर 8 मई को भारत भी पाकिस्तान की मल्टीपल लोकेशंस पर स्थित उनकी एयर डिफेंस रडार्स और सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें शामिल है लाहौर की एयर डिफेंस रडार जिसमें LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम भी आता है। इसके अलावा कराची का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और पंजाब का गुजरनवाला के पास वाला रडार सिस्टम, और जिनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मुख्य रूप से कामिकाज़े और लॉयटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल होता है। जबकि चाइनीज़ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक इंडियन मिसाइल इस्तेमाल की जाती है। और फिर धीरे धीरे पूरा एयर बैटल इंटेंस होते जाता है और ये वो समय होता है जब ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़े लेवल का एयर और एयर डिफेंस कैंपेन बन चुका है। और जब भारत को लगता है कि अगर पाकिस्तान को रोकना है तो उसे एक ऐसा डोज देना पड़ेगा जिसके बाद से उसको समझ में आए कि अब अगर वो नहीं रुका तो शायद एक था पाकिस्तान तय है। क्योंकि 9 मई की रात को जो पाकिस्तान है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल करके अपने एस्केलेशन को तेज करता है, और जिसमें पाकिस्तान की एक फतेह 2 मिसाइल सिरसा के ऊपर बराकेट सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट की जाती है। और उस पाकिस्तानी मिसाइल का मेन टारगेट था दिल्ली, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम सफलतापूर्वक नाकाम कर देते हैं। और जबकि पाकिस्तान की इस तरह की और भी अन्य कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाता है, जिसमें चाइनीज़ 400 AKG एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, जिसे पाकिस्तान JF-17 से लॉन्च करता है। लेकिन इस मिसाइल को भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर देता है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान की मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए लगभग 11 बार इस्तेमाल किया गया है। जबकि एक फतेह सीरीज़ की मिसाइल को भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट करता है। और जैसे कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स तक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, तो बस फिर क्या था, 9 और 10 मई ये वो तारीख है जब भारत एक सिंगल ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस पर स्ट्राइक करता है। और पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के खिलाफ भारत का जो एक्शन है ये 10 मई की सुबह 2 बजे से सुबह के 5 बजे तक चलता है। और इसके साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बनता है जिसने एक सिंगल ऑपरेशन में किसी न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन के मल्टीपल एयर बेसिस को टारगेट किया हो। और भारत के इस एक्शन से पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% के आसपास एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत ही अधिक मात्रा में कैजुअल्टीज़ होती हैं, विशेष रूप से भुलारी एयरबेस पर, जिसमें पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, तो उनकी भी जान जाती है। और पाकिस्तान को अपने कई सारे महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स खोने पड़ते हैं, जिनमें कई दर्जन भर F-16, JF-17, J-10C एवेक्स एयरक्राफ्ट, 2 हाई वैल्यू सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मल्टीपल रडार और एयर डिफेंस साइट्स, HQ-9 जैसे चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स और इस तरह के मल्टीपल एसेट्स पाकिस्तान इस स्ट्राइक में खो देता है। और इन एयरबेस को टारगेट करने के लिए जो भारत है वो लॉयटरिंग म्यूनिशन से लेकर एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स तक का इस्तेमाल करता है। और वहीं भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान के एवेक्स एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन करके दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का सरफेस टू एयर किल का रिकॉर्ड भी बनाता है। और पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस टारगेट किए जाते हैं उनमें शामिल है नूर खान एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, भुलारी एयरबेस, राफिकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, शहबाज एयरबेस, रहीम यार खान, चुनिया, सियालकोट, पसरूर और स्कर्डू। और इसमें से जो रहीम यार खान, चुनिया, मुरीद, राफिकी, भुलारी, सरगोदा और नूर खान एयरबेस है, तो यहाँ पे भारत अपनी ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है। और इन एयर बेसिस पर हुई भारत की सटीक स्ट्राइक के जो सबूत हैं तो वो सामने आते हैं सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से, जो कि भारत के द्वारा शेयर किए जाते हैं और ग्लोबल मीडिया भी बाद में उसको एक्नॉलेज करती है। और जबकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से कुछ रिपोर्ट सामने आती हैं कि पाकिस्तान का जो किराना हिल्स है जहाँ पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट मानी जाती है, तो उसके पास भी बॉम्ब्स करने की कुछ वीडियो सामने आती है। हालांकि भारत के ऑफिशियल इस बात से इनकार करते हैं कि हमें नहीं पता कि किराना हिल्स में क्या है और हमने वहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं करी है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. पर जैसा कि कहा जाता है कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो बस इंडियन ऑफिशियल्स की बात समझने वाले समझ जाते हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान। और ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे पाकिस्तान को लगने लगता है कि अब इसके आगे अगर उसने एस्केलेट किया
तो फिर उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर आता 10 मई का दिन, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ अपने भारतीय काउंटर पार्ट को कॉल करते हैं और सीज फायर का प्रपोजल पेश करते हैं। लेकिन इस 4 दिन में और केवल 88 घंटे के अंदर भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जहां एक तरफ हवा और ज़मीन पर भारत के एयरफोर्स और आर्मी दोनों पाकिस्तान को उसके सही जगह दिखाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ समुद्र में भारतीय नौसेना, जैसे हम कंट्री मेकर भी कहते हैं, तो वो भी पूरी तरह से कराची पर स्ट्राइक करने के लिए स्टैंड बाय पर थी। पर जैसे कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के ऑफिशियल की तरफ से कंफर्म किया गया कि जब तक कि भारतीय नौसेना अपनी स्ट्राइक लॉन्च करती, उससे पहले ही पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए प्रपोजल पेश कर दिया था, और वो भी कुछ मिनट्स पहले। और भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि जब तक भारतीय नौसेना अरेबियन सी पर डिप्लॉय थी पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान की नेवी ने न केवल अपनी वॉरशिप्स को अंदर के पोर्ट में छुपा दिया था, बल्कि उनके एयरक्राफ्ट तक पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं आ पा रहे थे। तो एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की नेवी को उनके पोर्ट से बाहर तक नहीं निकलने दिया था। और ये भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये एक मिलिट्री एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक केस स्टडी की तरह है, और अक्सर वॉर कॉलेज के लेक्चर्स में इसकी चर्चा होती है, क्योंकि इससे भारत ने ये दिखाया कि कैसे एक टाइम बाउंड मैनर में आप एयर पावर, ड्रोन्स और प्रिसिशन वेपन्स का इस्तेमाल करके एक लीगली फ्रेम्ड ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकते हैं टेररिज्म का रिस्पॉन्ड देने के लिए, और वो भी बिना किसी फुल स्केल वॉर को एस्केलेट किए। भारत ने यह भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक न्यूक्लियर राइवल्स के बीच में भी एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन पॉसिबल है, अगर आपके टारगेट, कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हैं। तो भारत ने यह भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च किया जाता है और कैसे उसे अपने टर्म्स पर ख़त्म किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारत ने जो वेपन्स इस्तेमाल किए थे, तो वो भी बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल किए गए थे, जिससे भारत के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाएं और एक न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा भी ना बढ़े। और उसके लिए भारत ने किसी भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था। और भारत के जो वेपन्स इस्तेमाल हुए थे उनमें मुख्य रूप से शामिल है एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि Su-30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च की गई थी। इसके अलावा स्कैल्प और हैमर जैसे वेपन्स जो कि रफाल से लॉन्च किए गए थे। बाकी हेरॉप, वॉरमेट 5.0, रैम्पेज, एक्सकैलिबर एम्यूनेशन, नागास्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशंस, तो उनका विशेष रूप से इस्तेमाल किया गया था, चाहे आतंकी कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना हो या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को। और इस ऑपरेशन के दौरान जो भारत ने आतंकी कैंप्स को एक सिंगल नाइट में डिस्ट्रॉय किया था, तो उसमें कई सारे हाई वैल्यू टारगेट्स भी एलिमिनेट हुए थे, जिनमें शामिल है यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रौफ और मुदस्सिर अहमद। ये वो आतंकी हैं जो कि IC-814 हाईजैकिंग और पुलवामा ब्लास्ट से लिंक रखते हैं। और फिर बाद में स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट ने भी इस बात को खुलासा किया कि कैसे इस ऑपरेशन में वो पाकिस्तान था जो कि सीज फायर चाहता था, और भारत के S-400 ने कैसे ब्रह्मोस और रैम्पेज मिसाइल से पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स को एम्बुश कर दिया था। और फिर बाद में भले ही पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा रन करने का पूरा प्रयास किया था कि उनके बेसिस बिल्कुल सेफ हैं, भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, भारत के मल्टीपल एयरक्राफ्ट उन्होंने गिराए हैं, तो वो सारे के सारे दावे केवल प्रोपेगेंडा थे और उनको आज तक पाकिस्तान साबित नहीं कर पाया, और केवल एडिट की गई पिक्चर्स ही शेयर की गई। हाँ, भारत के एक एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने की बात होती है, लेकिन उसकी भी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि इस कॉम्बैट में भारत को एक एयरक्राफ्ट को लॉस हुआ था, इसके बावजूद भी केवल इसी के बारे में बात करना या इसको लेकर पाकिस्तान द्वारा एक नैरेटिव बिल्ड करना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप केवल एक पेड़ पर फोकस कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ भारत की फोर्सेस ने आधा जंगल ही साफ कर दिया है। बाकी भारत ने तो साबित कर दिया कि उसके खिलाफ अगर कोई आतंकी गतिविधि करेगा, तो फिर चाहे भारत की वो एडवर्सरी एक न्यूक्लियर स्टेट ही क्यों ना हो, तो उसके बावजूद भी भारत जरूरी कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का सबसे मेन पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने उनके कितने एसेट्स गिराए, उनने हमारे कितने गिराए, या किस जेट ने किस जेट को गिराया, बल्कि एक्चुअल में इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे मेन पार्ट है वो ये कि भारत की डॉक्ट्रिन जो शिफ्ट हुई है वो देखने लायक है कि कैसे दशकों तक भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मामले में संयम बरतता था और केवल नेगोशिएशंस और एक लिमिटेड कोवर्ट एक्शंस के माध्यम से ही एक्शन लेता था, और ओवर्ट मिलिट्री एस्केलेशन को अक्सर अवॉइड करता था, और अगर एक्शंस ले भी जाते थे तो वो LOC और POK जैसे रीजन के आसपास ही सीमित होते थे। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के सेंटर तक स्ट्राइक करके दिखाई है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को पूरी तरह से एक्सपोज किया है, और ये साबित किया है कि जो भी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होंगे, तो फिर पाकिस्तान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो कि भारत की जवाबी कार्रवाई से अछूती हो, और अब पाकिस्तान में फिर कहीं भी सेफ नहीं है। और एक स्टडी ये भी रिवील करती है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इस रीजन का पहला एक ट्रू नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर था, क्योंकि इस ऑपरेशन में किसी भी देश की ग्राउंड फोर्सेस ने फिजिकली एक दूसरे के टेरिटरी को क्रॉस नहीं किया था। अब ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में बेसिकली भारत ने एक रियल टाइम में अपनी नई प्लेबुक को टेस्ट किया है, और अब लगभग 1 साल पूरा हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर को, और तब से लेकर अभी तक भारत ने ड्रोन्स, लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इन सभी के प्रोक्यूरमेंट्स को और भी तेज किया है, सिस्टम्स को और भी ज़्यादा इंटीग्रेट किया जा रहा है,
और इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को जो लाइसेंस मिले वो उसके लिए बेहद ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। लेकिन बाकी दुनिया के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक केस स्टडी की तरह है कि कैसे एक न्यूक्लियर शैडो के अंडर भी आप शॉर्ट और शार्प एयर वॉर लड़ सकते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करके अपने टर्म्स पर उससे बाहर भी आ सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर तो यूएस जैसी सुपर पावर के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सुपर पावर होते हुए भी ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट से अब चाहकर ही बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने करके दिखाया, और वो भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के साथ। और बाकी जैसा कि भारत और भारत की फोर्सेस बार बार क्लियर कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।